हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नवल ग्रोथ अकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर तरह के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो आज हम लोग लेके आए कक्षा 12 की सामान्य हिंदी की जीवन परिचय और वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि कक्षा 12 में इस बार इस सत्र में पूछा जाएगा, जो कि एग्जाम होगा 21 to 22 में। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जीवन परिचय जो है सभी बच्चों को याद नहीं होता। क्यों नहीं याद होता है? काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो इसलिए हम लोग पॉइंट वाइज ऐसे जैसे निबंध आप लोग याद करते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को हम जीवन परिचय याद करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? अब आगे बढ़ते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो थे, उनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हुआ था। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल इससे की तरह हम लोग याद करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम लोग वहां पे बना के भी लिख सकते हैं। अगला आता है कि इनका जन्म स्थान गाजियाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या था? पहले तो हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी डेट वाइज, पे उसके बाद प्लेस कौन था, स्थान कौन सा था। गाजियाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ, यानी इन्होंने जो है इनका बचपन जो था वो कहाँ पे गुजरा? तो लखनऊ में गुजरा। कहाँ गुजरा? लखनऊ, जिसको आजकल हम लोग लखनऊ, जो कि हमारी राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जो बचपन था वो व्यतीत हुआ। उसके बाद देख लेते हैं इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1929 में एमए किया। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1929 में क्या किया? एमए किया। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स किया। आगे बढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं इन्होंने 1940 में पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद का कार्यभार भी संभाला, यानी 1940 में इन्होंने पुरातत्व संग्रहालय का अध्यक्ष ये रहे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1941 में पीएचडी की, प्रोफेसर ऑफ हेड रहे। इन्होंने 1941 में पीएचडी की। उसके बाद इन्होंने डीएलएड किया 1946 में, यानी 1941 में इन्होंने पीएचडी की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने डीएलएड कर लिया 1946 में। उसके बाद बात करते हैं, यानी इन्होंने नौकरी भी की और ये अपनी पढ़ाई भी चालू रखी। इन्होंने सन 1981 में काशी हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर रहे, यानी 1951 में ये प्रोफेसर बन गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, यानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे 1951 में। उसके बाद बात कर लेते हैं, अग्रवाल जी हिंदी के प्रतिभाशाली और विचारशील कवि थे, यानी कोई भी अपना संग्रह लिखते थे तो उस पर बहुत विचार करने के बाद लिखते थे, यानी विचारशील कवि थे, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते देते थे। उसके बाद इन्होंने निबंध, आलोचना, काफी सारी चीजें लिखी, बट इनका जो मेन ये अपने प्रसिद्ध हुए या फेमस हुए तो निबंध से हुए। किससे हुए? निबंधकार इनको कहा जाता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। ये साहित्यिक जगत में भी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। साहित्य जगत में निबंधकार के रूप में काफी फेमस रहे, यानी इन्होंने निबंध बहुत अच्छे लिखे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इनके कुछ निबंधों के बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति, ये इनके कुछ निबंध संग्रह हैं। इसमें पूछ लेता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल के कुछ निबंधों के नाम लिखिए, तो ये मैं एमसीक्यू में आ सकता है आपका 2 नंबर का। तो मैंने कुछ टॉप क्लास के, यानी कि जो काफी हाईलाइटेड रहते हैं या जो रिपीटेड हैं बोर्ड एग्जाम में, वो मैंने आपके लिखे। तो निबंध इनके कितने हैं? पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति। इतनी बात समझ में आई? इन्होंने आलोचनाएं लिखी। आलोचना क्या होता है? कि विधा होती है लिखी, तो उसमें आलोचनाएं लिखी। कौन सी लिखी? पद्मावती की संजीवनी। अभी एक फिल्म भी आई थी पद्मावती, तो उसी के ऊपर लिखी इन्होंने पद्मावती की संजीवनी। उसके बाद इन्होंने शोध ग्रंथ, यानी कि शोधकर्ता रहे, हिस्टोरियन रहे, रिसर्चर रहे, तो इन्होंने शोध ग्रंथ लिखे। नवीन कालीन भारत, यानी कि नए युग का जो भारत है उसमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या उसमें कमियां हैं, तो ये इन्होंने इसको शोध किया, इस पे रिसर्च किया और उसको लिखा। क्योंकि ये प्रोफेसर थे, तो शोध ग्रंथ इनका रहा नवीन कालीन भारत। ठीक है, के बाद इनका जो निधन था वो हमारा सन 1967 में हुआ। इनका जो निधन था ये 1967 में हो गया। ये 2 बातें आपका पॉइंटेड रहेंगी। इनका जन्म 1904 में हुआ और इनका निधन 1967 में हुआ। हेलो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 चैप्टर्स के जीवन परिचय हिंदी गद्य में आपके आएंगे कक्षा 12 में, क्योंकि 4 ही चैप्टर्स होते हैं। उसमें से आपको कोई 3 तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर चॉइस में भी आएंगे तो आप फंसेंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर मैंने आपको बता दिया था, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय मैंने आपको बताया इसी वीडियो में। इसके बाद आज दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरे हमारे हैं जीवन परिचय ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, यानी अबुल फकीर जैनुलाब्दीन, जो कि हमारे भारत के बहुत ही श्रेष्ठ वैज्ञानिक रहे। हालांकि वो अब जिंदा नहीं है, हालांकि जीवित नहीं है, लेकिन किसी भी प्राणी की या किसी भी व्यक्ति की जो खूबियां होती है वो छुपाने से नहीं छुपती। तो बात कर लेते हैं
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, काफ़ी लोगों के मोटिवेशन गाइड भी रहते हैं कि बहुत लोग उन्हें अपने आप में उनके लिए वो एक हिसाब से कि जो है एक मोटिवेट रहते हैं, एक आइडल रहते हैं कि हमें ऐसा करना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। कलाम जी का पूरा नाम अबुल बकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। कलाम जी का पूरा नाम क्या था बच्चों? अबुल बकर जैनुलाब्दीन। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। इनका जन्म जैनुलाब्दीन और की अम्मा के घर 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुई। इतनी बात क्लियर है। इनका जन्म कहाँ हुआ? जैनुलाब्दीन और आसियामा इनके माता पिता का नाम। उसके बाद 15 अक्टूबर को 1931 में हुआ। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931। तमिल मुस्लिम परिवार यानी मुस्लिम थे जो कि तमिल में परिवार रहता था, तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इतनी बात क्लियर। 1998 में इन्होंने जो पोखरियां द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ उनमें इनका काफी योगदान, यानी जो परमाणु परीक्षण हुआ था हमारे देश के द्वारा 1998 में, उसमें जो था पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण, उसमें इनका काफी योगदान था क्योंकि एक वैज्ञानिक कलाम जी 1992 से 1999 तक, देखिए लिखा भी 1992 से 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के सेक्रेटरी भी, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे और डीआरडीओ के सेक्रेटरी। आगे बात कर लेते हैं। कलाम जी ने देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अपने देश से काफी प्रेम करते थे, एक देश प्रेमी थे, उच्च कोटि की जिसको कह सकते हैं। तो इन्होंने अपने देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, ठीक है, क्रिटिसिज्म को मिटाने के लिए युवाओं के लिए एक मिशन का मतलब एज अ युवा के लिए मोटिवेशन तैयार किया। क्या किया? व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, मैं क्या दे सकता हूँ अपने देश को, क्या सर्विंग कर सकता हूँ, क्या उसे सेवा प्रदान कर सकता हूँ। ठीक, आगे बात करेंगे। एक वैज्ञानिक सलाहकार के साथ ही वे इसरो और डीआरडीओ में योगदान दिया, जिसके लिए इन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1981 में याद रखिएगा सभी लोग, देखिए हाईलाइट भी किया गया है, 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात समझ में आई? फिर से बता देता हूँ कि वैज्ञानिक सलाहकार होने के साथ साथ इन्हें कुछ पुरस्कार भी दिए गए। 1981 में पद्म भूषण मिला, उसके बाद तुरंत के बाद 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार होते हैं भारत की जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, जो अच्छा कार्य करता है, आप भी करेंगे आपको भी मिलेंगे, सम्मानित किया गया। ठीक है, अच्छे काम का मतलब ये नहीं कि झाड़ू लगा दें तो अच्छा काम, ये नहीं, उस देश के लिए करेंगे, गवर्नमेंट के लिए, अपने देश को व्यवसाय करेंगे। ये बात कर लेते हैं। वह भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति में आई। 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित रहे और बिना किसी राजनीतिक पहुंच के ऐसे पहले ऐसे वैज्ञानिक रहे जो राष्ट्रपति। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ इन्होंने इसरो में अपने करियर के शुरुआती चरणों में कलाम जी को सलाह दी गई थी। विक्रम साराभाई के जो शुरुआती चरण थे उसमें इनको सलाह दी गई थी, बात समझ में आई, यानी इनकी तारीफ की गई थी। आगे बात कर लेते हैं कि बचपन से ये पढ़ने में बहुत ही रुचिवान थे, जैसे कि हम लोग हैं तो पढ़ने में रुचि किसी को होती, किसी को नहीं होती। कोई बच्चे पढ़ना बहुत चाहते हैं, कोई उनके पास पैसे नहीं है तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, काफी पैसे रहते हैं। ये काफी पढ़ने वाले बच्चे थे, ठीक है, बहुत ही उत्तीर्ण रहते थे हमेशा, बचपन से ये पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। बचपन से ही कलाम जी का सपना, उनका जो बचपन से सपना था वो वैज्ञानिक ना बनकर, बात समझिएगा यहाँ थोड़ा गौर करिएगा, कि वैज्ञानिक ना बन के बल्कि पायलट बनकर भारत के देश के, अपने देश की सेवा करने का था। यानी ये विमान उड़ाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, तो पायलट बनना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कलाम जी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण। इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिए कि ये गरीब परिवार से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1931 में गरीब तमिल परिवार, वे काफी गरीब थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्हें अपनी शिक्षा को बनाए रखने के लिए, यानी शिक्षा पूरी करने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए शिक्षा तो लेना आवश्यक है, तो अपनी शिक्षा को बरकरार रखने के लिए, उसे पूरा करने के लिए इन्हें अखबार यानी न्यूज़पेपर, जिसे बच्चे बोलते न्यूज़पेपर तक बेचना पड़ा। आज की डेट में कोई बच्चा बेचेगा नहीं, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, तो न्यूज़पेपर तक इन्होंने बेचा, तब जाके राष्ट्रपति और वैज्ञानिक बने। ये बात कर लेते हैं। इन्होंने अपनी आखिरी सांस 27 जुलाई 2015 को
तो ये जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए, इस धरा को छोड़ के चले गए। तब इनकी आयु 83 वर्ष की थी, यानी इन्होंने टोटल 83 वर्ष तक अपने देश की बात समझ में आई। और ये एक ऐसे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया, और जब ये इनकी मृत्यु हुई तब भी ये स्पीच ही दे रहे थे। इस बात को समझिए कि अपने देश की सेवा करते करते ये स्वर्णिम काल में जो इन्होंने मृत्यु की प्राप्ति की है। हालांकि आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेवर गिव अप एकेडमी, हारना नहीं हराना।